नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है गुप्तकालीन कला का विकास। और ये गुप्तकालीन कला विकास का हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम गुप्तकालीन कला के दो पार्ट पूरे कर चुके हैं, जिन पार्टों में हमने गुहा, स्तूप, भवन, मंदिर, मूर्ति निर्माण आदि के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त कर चुके हैं। गुप्तकालीन कला के आज इस तीसरे पार्ट में हम चित्रकला, संगीत और नृत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ गुप्तकालीन कला का जो पाठ्यक्रम है वो हमारे इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम गुप्तकालीन साहित्य और गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ हमारा जो पहला टॉपिक है मौर्यकालीन कला, विज्ञान और साहित्य का विकास और गुप्तकालीन कला, विज्ञान और साहित्य का विकास, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का जो दूसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में, संगीत के बारे में और नृत्य कला के बारे में। और ये कौन से काल की होंगी? गुप्त काल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है चित्रकला। कौन से काल की? गुप्त काल की। तो गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। इसका तात्पर्य है कि गुप्त काल से पहले भी भारतीय इतिहास में चित्रकला के बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन गुप्त काल में आकर के जो चित्रकला है, जो भारतीय इतिहास की जो चित्रकला है वो पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। यानी गुप्त काल की जो चित्रकला है वो बिल्कुल सर्वोत्कृष्टता के साथ हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, इससे कोई पॉइंट या प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है कि कौन से काल में आकर के चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ये सिर्फ आपको टॉपिक को समझने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है कि गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी। अगले पॉइंट की बात करें तो इस युग की चित्रकला के इतिहास प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप बाघ नामक पर्वत गुफाओं से प्राप्त होते हैं। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है चित्रकला। और चित्रकला भी हम कौन से काल की यहाँ पर पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल की। तो गुप्त काल की चित्रकला के जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं वो हमें दो स्थानों से मिलते हैं। कौन कौन से स्थानों से मिलते हैं? तो जो आधुनिक जो महाराष्ट्र जो राज्य है उसका एक ज़िला है औरंगाबाद। उस ज़िले में स्थित अजंता की जो गुफाएं हैं, पहाड़ों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। आगे हम विस्तार से इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो स्थान है जहाँ से गुप्तकालीन चित्रकला के हमें नमूने मिलते हैं वो है मध्य प्रदेश ग्वालियर के समीप बाघ नामक गुफाओं से। तो दोनों ही गुफाओं से हमें अधिकाधिक गुप्तकालीन चित्रों के नमूने मिलते हैं। तो दोनों स्थानों को याद रखना है कि गुप्तकालीन चित्रकला के जो उदाहरण हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो एक तो हमें अजंता से प्राप्त होते हैं और दूसरे हमें बाघ नामक पहाड़ियों से, गुफाओं से प्राप्त होते हैं। अजंता के चित्रों के तो हमने ऊपर देखा कि दो स्थानों से हमें गुप्तकालीन चित्रकला के नमूने प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम अजंता की जो जानकारी है जिनसे हमारे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं उसका यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि अजंता के चित्रों के 3 प्रमुख विषय हैं। तो अजंता की गुफाओं में जो चित्र निर्मित किए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं, उनकी जो विषय वस्तु है वो 3 विषयों पर आधारित है। एक तो है अलंकरण यानी सजावट के ऊपर, दूसरा है चित्रण यानी किसी व्यक्ति, भगवान आदि का जो चित्रण किया गया है वो उसका विषय है, और तीसरा है वर्णन। आगे हम यहाँ पर विस्तार से भी मैंने अगला पॉइंट बनाया है तीनों ही विषयों का कि फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों से अलंकरण किया गया है। तो पहला जो विषय है 3 विषयों में वो था अलंकरण। तो इससे तात्पर्य है कि गुप्त काल में जो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई उसमें उन चित्रों को फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों से उनकी सजावट की गई है, उनको अलंकृत किया गया है। बुद्ध और बोधिसत्वों का चित्रण किया गया है। दूसरा जो विषय है अजंता की गुफाओं का वो मैंने बताया था चित्रण। तो वहाँ पर मुख्य रूप से किन किन का चित्रण किया गया है तो वो भी आपको याद रखना है
एक तो महात्मा बुद्ध का वहाँ पर चित्रण किया गया है और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जो बोधिसत्व हैं उनका भी चित्रण किया गया है। तीसरा जो विषय है उन चित्रों का वो था वर्णन। तो वर्णन किसका है, तो यहाँ पर लिखा है कि जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं के वर्णन चित्रों के माध्यम से किए गए हैं। तो जो बौद्ध काल की जो जातक कथाएं थी उन कथाओं का जो वर्णन है उन्हीं वर्णनों को चित्रों के माध्यम से इन गुफाओं में प्रदर्शित किया गया है। यानी चित्रों को इस तरह से बनाया गया है ताकि उन चित्रों को देख करके हम उस जो कथा है उसकी जो विषय वस्तु है, उस कथा की जो कहानी है उसको हम जान सकते हैं। तो तीनों को ही मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि अजंता की गुफाओं की जो विषय वस्तु है वो 3 विषयों पर आधारित है। एक तो है अलंकरण पर, दूसरा है चित्रण पर और तीसरा है वर्णन पर। तो तीनों को मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार से तीनों वहाँ पर उपलब्ध हैं। अगला हम देखें तो अजंता के चित्रों की जो विधियाँ हैं उनमें 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बड़े एग्जामों की दृष्टि से ये पॉइंट आजकल जो परीक्षाएं जो है उनमें, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हम कहीं पढ़े ही नहीं हैं, तो इस पॉइंट को मैंने कहीं से लेकर के इसको यहाँ पर शामिल किया है कि अजंता के चित्रों में कितनी विधियों का प्रयोग किया गया है। तो हमारा जवाब होना चाहिए 2 विधियों का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। तो दोनों विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक विधि है फेंस्को। फेंस्को विधि का मतलब है कि गीले प्लास्टर पर चित्र, यानी पहले गुफाओं की दीवारों पर प्लास्टर किया गया है विशेष एक पदार्थ से, और फिर उस गीले प्लास्टर पर ही जो चित्र की जो विधि अपनाई गई है उसको हम फेंस्को विधि कहते हैं। दूसरा है टेम्पेरो। तो दूसरी विधि का नाम है टेम्पेरा। इसका मतलब है सूखे प्लास्टर पर चित्र, यानी दीवारों पर प्लास्टर किया गया और जब प्लास्टर पूर्ण रूप से सूख गया उसके बाद में जो चित्र बनाए गए उसको टेम्पेरा विधि हम कहते हैं। तो गीले प्लास्टर पर जो चित्र बनाए गए उस विधि को हम फेंस्को विधि कहते हैं और सूखे प्लास्टर पर जो चित्र बनाए गए उसको हम टेम्पेरा विधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमने विधियों के बारे में पढ़ा है और कहाँ कहाँ पर गुप्तकालीन की जो गुफाएं हैं वो मिलती है, अजंता और बाग में। और अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी विषय वस्तु कितने भागों में बांटी गई है वो सारे के सारी चीज़ें हमने इस पेज पर पढ़ ली है। अगले पेज पर हम देखते हैं कि 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इन गुहा चित्रों के बारे में विवरण प्रकाशित करवाया। तो सबसे पहले सर जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की एक पत्रिका में ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं इन गुहा चित्रों के बारे में जो विवरण है वो प्रकाशित करवाया। और ये विवरण जो है उन्होंने कब प्रकाशित करवाया था, 1824 में प्रकाशित करवाया था। और इस प्रकाशन के बाद ही जो आधुनिक जो संसार है, आधुनिक जो दुनिया है, उसके सामने इन गुहा चित्रों की जो जानकारी है, इन गुहा चित्रों की जो प्रसिद्धि है वो हमारे सामने आती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि इनका प्रकाशन, इन चित्रों के बारे में जो विवरण है उसका प्रकाशन कब करवाया गया था, 1824 में। और किसके द्वारा, जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा। और कौन सी पत्रिका में करवाया गया था, तो वो भी हमें याद रखना है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में इनका प्रकाशन करवाया गया था। तो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी को हमें ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी विषय नहीं है और ज़्यादा कठिन भी विषय नहीं है। शॉर्ट एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इन नोट्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही यहाँ पर शामिल किया है। अब अजंता की गुफाओं की हम बात करें तो गुफा संख्या 16 में, क्योंकि हमने पिछला जो वीडियो था स्तूप निर्माण, गुहा निर्माण संबंधित था और उसमें हम पढ़ ही चुके हैं कि अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। तो सारी जानकारी पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो आपको एक ही जगह इस चैनल के एक प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग मिल जाएंगे। स्कूल मैनेजमेंट के आपको अलग प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश के वीडियो अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे, साइकोलॉजी के अलग मिलेंगे और जो हिस्ट्री है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है और क्रम से आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इनकी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि 29 इन गुफाओं की संख्या है। तो गुफा संख्या जो 16 है
इस गुफा चित्रों के मरणासन्न राजकुमारी चित्र सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। तो गुफा संख्या 16 में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, उसमें एक मरणासन्न राजकुमारी के चित्र को बहुत ही आकर्षक तरीके से चित्रित किया गया है। मरणासन्न का मतलब होता है जो थोड़ी देर में मरने वाला हो, उसको मरणासन्न कहते हैं। मरण धन आसन्न, आसन्न का मतलब होता है समीप, यानी मृत्यु के समीप एक राजकुमारी है, उसको दिखाया गया है, उसके चारों ओर उसके परिजन खड़े हुए हैं। इस तरह से वो चित्र दर्शाया गया है। पति के विरह में मरती हुई राजकुमारी, और वो जो राजकुमारी है जो मरणासन्न है, उसका जो कारण है वो है पति का विरह, यानी उसका जो पति है वो उससे दूर है। तो इस प्रकार से ये जो चित्र है मरणासन्न राजकुमारी का, उसकी जो गुफा संख्या है वो भी आपको याद रखनी है। कौन सी गुफा में इस चित्र को चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा नंबर 16 में इस चित्र को चित्रित किया गया है। 16वीं गुफा में ही बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्रांकन है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है कि जब कोई सांसारिक व्यक्ति, जब कोई पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार संसार को छोड़ कर के और जब साधु बन जाता है या फिर सन्यासी के जीवन जीना उसको स्टार्ट कर देता है, तो उसी को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो 16वीं गुफा में ही बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को भी दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं 17वीं गुफा के बारे में। तो 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा गया है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, और यहाँ हम चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फिर इसको रिपीट किया है ताकि आपको रिपीट करने से जो चीज़ है वो स्थायी रूप से याद हो जाए। तो 16वीं गुफा के जो 2 चित्र जो प्रसिद्ध हैं उनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। 17वीं गुफा में जिसका जो नाम रखा गया है वो भी आपको याद रखना है, इसका नाम है चित्रशाला। इसमें जो अधिकतर जो चित्र हैं वो बुद्ध के जन्म से संबंधित, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से संबंधित और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्रांकन किया गया है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला हमारा एक नया शब्द आया, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जैसे यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में हम समाधि में लीन होना कहते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण शब्द से इसको कहा जाता है। जब किसी बौद्ध साधु की या बौद्ध सन्यासी की जो मृत्यु होती है उसको इसी नाम से, इसी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो गुफा नंबर 17 में मोस्ट ऑफ बुद्ध से संबंधित जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है। 17वीं गुफा माता शिशु नामक चित्र आकर्षक। तो 17वीं गुफा में एक चित्र और चित्रित किया गया है जिसमें एक माता और शिशु को वहाँ पर दिखाया गया है, जिसका नाम माता शिशु चित्र ही रख दिया गया। ये भी बहुत आकर्षक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अजंता में माता शिशु नामक चित्र कौन सी गुफा से हमें प्राप्त होता है? तो हमें संख्या याद रखनी है गुफा नंबर 17 से। 9वीं एवं 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन है। 9वीं गुफा के एक चित्र में शिरोवस्त्र या पगड़ी धारण किए हुए पुरुषों का चित्रण है। तो हमें विषय वस्तु के साथ साथ संख्या याद रखनी है कि यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकता है, विषय वस्तु देकर के और वहाँ पर गुफा की संख्या वो पूछ सकता है। जैसे इसी पॉइंट से प्रश्न बने तो इस तरह से बनेगा कि शिरोवस्त्र या फिर पगड़ी धारण किए हुए पुरुषों का जो चित्रण है वो अजंता की कौन सी गुफा से हमें प्राप्त होते हैं? तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9वीं एवं 10वीं गुफा से। तो इस तरह से विषय वस्तु और संख्या आपको याद रखनी है कि गुफा नंबर 16 से कौन सा चित्र प्राप्त होता है, गुफा नंबर 17 से कौन सा चित्र प्राप्त होता है, गुफा संख्या 9 और 10 से हमें कौन सा चित्र प्राप्त होता है। प्रवेश द्वार की बात करें तो इन गुफाओं के यानी 9वीं और 10वीं गुफा का जो प्रवेश द्वार है उसी के पास राजकीय जुलूस का चित्र भी चित्रित किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विषय वस्तु आपको आवश्यक रूप से याद रखनी है। तो राजकीय जुलूस का चित्र हमें कौन सी गुफा से प्राप्त होता है? तो उसका हमारा जवाब हो जाएगा 9 और 10 से। 10वीं गुफा में शाम जातक, छदंत जातक से ली गई कथाएं अंकित है। तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि अजंता की गुफाओं के जो विषय हैं वो 3 हैं, जिसमें अलंकरण,
जिसमें वर्णन और जिसमें चित्रांकन है। तो वर्णन की बात करें तो 10वीं गुफाओं में जातक कथाओं का वर्णन है, और कौन कौन सी जातक कथाओं का वर्णन है वो भी आपको याद रखना है। एक तो साम जातक कथाओं का वहाँ पर अंकन किया गया है, और दूसरा छदंत जातक कथाओं का वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि शाम जातक और छदंत जातक कथाओं का वर्णन अजंता की कौन सी गुफाओं में किया गया है। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा गुफा नंबर 10। पहली दूसरी गुफाओं के चित्रों में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। तो पहली और दूसरी गुफा की बात करें, गुफा संख्या 1 और 2, तो उसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन को दिखाया गया है उस चित्र में, और विशेष रूप से पुलकेशिन द्वितीय को एक विदेशी दूत का स्वागत करते हुए उस चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमने पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 17वीं गुफा और 16वीं गुफा के जो चित्र हैं, जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे हुए गए हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो इसी के साथ अजंता की गुफाओं की जो जानकारी है वो हमारी पूरी हो चुकी है। दूसरे जो गुप्तकालीन जो चित्र हमें मिलते हैं, जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था, वो कहाँ से मिलते हैं, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास बाघ की पहाड़ियों से जो गुफाएं हैं वहाँ से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो जैसे अजंता में 29 गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं, उसी तरह से मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि बाघ की गुफाओं से हमें 9 गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ धार्मिक चित्रांकन की बजाय लौकिक व बौद्धिक विषयों का चित्रांकन किया गया है। तो बिल्कुल दोनों में बिल्कुल स्पष्ट अंतर है कि अजंता की गुफाओं में विशेष रूप से धार्मिक विषयों का चित्रांकन किया गया है। इसके विपरीत यदि बाघ की गुफाओं की बात करें तो बाघ की गुफाओं में लौकिक और बौद्धिक विषयों का चित्रांकन किया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे केश विन्यास के चित्र यहाँ पर मिलते हैं, वेशभूषा के चित्र यहाँ से मिलते हैं, श्रृंगार नृत्य आदि के चित्रांकन यहाँ मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो विषय है उसमें नृत्य कला भी शामिल है, तो इन चित्रों से ही हमें पता चलता है कि गुप्त काल में न केवल चित्रकला, स्तूप कला आदि का विकास होता है, चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है, बल्कि संगीत और नृत्य कला भी इस काल में आकर के अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ के चित्रों में स्त्री पुरुषों को अलंकृत वेशभूषा में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो इन चित्रों की विषय वस्तु को देखकर ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम इतिहास का पता लगाते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन सी कलाओं का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। तो यहाँ जो चित्र हैं, बाघ की गुफाओं के जो चित्र हैं, उसमें विशेष रूप से स्त्री पुरुषों को दिखाया गया है, और ये जो स्त्री पुरुष हैं वो अलंकृत वेशभूषा में हैं और आपस में नृत्य करते हुए इनको दिखाया गया है। चौथी पांचवी गुफा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बाघ से हमें 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो गुफाएं हैं वो है चौथी पांचवी। तो चौथी पांचवी गुफा को रंग महल कहा गया, तो नाम भी आपको याद रखना है, और जिसके 6 दृश्य प्रसिद्ध हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ की गुफाओं के जो दृश्य प्रसिद्ध हैं वो चौथी और पांचवी गुफाओं के प्रसिद्ध है, और यहाँ से हमें कितने दृश्य मिलते हैं, 6 दृश्य हमें मिलते हैं। तो वो 6 दृश्य कौन कौन से हैं और उसकी विषय वस्तु क्या है वो भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो आपको सरसरी निगाह से इनको याद रखना है कि जो पहला दृश्य है वह राजभवन के खुले मंडप में बैठी हुई 2 युवतियों का चित्र हमें वहाँ से मिलता है। यानी पहले दृश्य में राजभवन दिखाया गया है, और राजभवन का जो खुला जो मंडप है वहाँ पर 2 युवतियाँ बैठी हुई हैं, और उन चित्रों को देखने के बाद पता लगता है कि उनमें से एक युवती रानी है और दूसरी सेविका के रूप में वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले दृश्य में जो चित्रांकन है उसकी विषय वस्तु याद रखनी है, 2 युवतियों का चित्र। दूसरे दृश्य की बात करें तो दूसरे दृश्य में 2 जोड़े आपस में शास्त्रार्थ में लीन हैं। जोड़े का मतलब होता है 2 व्यक्ति, तो आपस में 2 व्यक्तियों का जो 2 जोड़े हैं वो बैठे हैं, और उस चित्र को देखकर पता लगता है कि वो शास्त्रार्थ में लीन है, व्यस्त हैं। तीसरे दृश्य की बात करें तो संगीत का दृश्य दिखाया गया है। पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के समूह के संगीत का लुत्फ यानी आनंद उठाते हुए इस चित्र को दिखाया गया है। तीसरा दृश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें गुप्तकालीन संगीत का भी पता चलता है। तो इसमें 2 समूह हैं, एक समूह में केवल पुरुष बैठे हुए हैं
और दूसरे समूह में पूरी स्त्रियां बैठी हुई हैं। और इस चित्र में स्त्रियों को संगीत गाते हुए दिखाया गया है और पुरुष इस संगीत का आनंद लेते हुए उस चित्र में दिखाए गए हैं। तो ये चौथी पांचवी जो गुफा है उसके तीसरे दृश्य में इस विषय वस्तु को दिखाया गया है। चौथे दृश्य की बात करें तो चौथे दृश्य में संगीत युक्त नृत्य दिखाया गया है, स्त्री पुरुष अलंकृत वेशभूषा में नृत्य करते हुए। तो इसीलिए मैंने आपको, क्योंकि ज़्यादा हमें वर्णन नहीं मिलता है नृत्य और संगीत का, तो इन्हीं जो दृश्य हैं इन्हीं से हमें याद रखना है संगीत और नृत्य को भी, कि कहाँ से इन चीज़ों के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो जो चौथा दृश्य है उसी से हमें संगीत और नृत्य का पता चलता है। से पिछले तीसरे दृश्य से भी हमें संगीत का पता चलता है, क्योंकि दो समूह बैठे हुए हैं, एक स्त्री समूह है और दूसरा पुरुष समूह है। तो इसीलिए आज का जो ये पॉइंट था उसमें मैंने दोनों ही चीज़ों को शामिल किया था। स्टार्ट में ही चित्रकला, जो चित्रकला हम पढ़ ही चुके हैं विशेष रूप से बाघ की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में, और ये जो बाघ की गुफाओं के जो दृश्य हैं इन्हीं में आपको संगीत और नृत्य कला को याद रखना है कि इनके जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलते हैं। पांचवें दृश्य की बात करें तो पांचवें दृश्य में सामूहिक नृत्य को सम्राट व उसके घुड़सवार देखते हुए, यानी सामूहिक नृत्य दिखाया गया है जिसमें कई स्त्री पुरुष नृत्य कर रहे हैं और सम्राट और उनके जो घुड़सवार हैं वो उस नृत्य को देख रहे हैं। तो इसीलिए इन दृश्यों को मैंने यहाँ शामिल किया है, क्योंकि इन सारे दृश्यों में मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है वो संगीत और नृत्य है। छठे दृश्य की बात करें तो छठे दृश्य में हाथियों व घोड़ों पर सवार स्त्री पुरुषों की यात्रा को दिखाया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल में स्त्रियों को बिल्कुल खुले में रखा जाता था, कोई उन पर कोई किसी विशेष प्रकार का दबाव नहीं था, क्योंकि इस चित्र में हाथियों और घोड़ों पर न केवल पुरुषों को बैठे हुए दिखाया गया है बल्कि स्त्रियों को भी बैठे हुए दिखाया गया है, और पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी यात्रा पर यानी घूमने जा रही हैं। तो इस तरह से ये 6 बहुत ही बाघ की गुफाओं के इम्पोर्टेंट दृश्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और विषय वस्तु की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आपको याद रखना है। लास्ट में हमारी कला है नृत्य कला और संगीत कला। तो इनके बारे में जो जानकारी है वो लगभग हम बाघ की गुफाओं के जो 6 दृश्य प्रसिद्ध हैं उनमें पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार लास्ट में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। तो लिखा है कि मुद्राओं पर अंकित चित्रों में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त के समय की जो स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलती हैं उन पर जो चित्र मिलते हैं उनमें जो समुद्रगुप्त है उनका चित्र मिलता है और ये चित्र वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है। तो इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत के शौकीन थे और न केवल शौकीन थे बल्कि अच्छे जानकार भी थे। प्रयाग जो प्रस्तुति है हरिसेन की उसमें समुद्रगुप्त को संगीत निपुण बताया गया है। तो गुप्त काल की जो सबसे बड़ी और सबसे सटीक जानकारी देने वाली जो प्रशस्ति है वो प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की, जो संस्कृत में उसको लिखा गया है। उस प्रयाग प्रस्तुति में भी समुद्रगुप्त को संगीत निपुण बताया गया है। तो ये कई साक्ष्य हैं जिनसे सिद्ध होता है कि गुप्त काल में जो संगीत है उसका अच्छा विकास हुआ था। हरिसेन उसे नारद तथा तुम्बरु से भी ऊंचा संगीतकार मानता है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। तो हरिसेन ने उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को नारद और तुम्बरु से भी ऊंचा संगीतकार बताया है। ये दोनों ही भारतीय इतिहास के बहुत बड़े संगीतकार रहे हैं। जैसे आपने नारद जी को देखा भी होगा, हमेशा वीणा बजाते रहते हैं और संगीत गाते रहते हैं। गुप्त काल में वसंतोत्सव, कौमुदी महोत्सव, दीपोत्सव आदि पर नृत्य संगीत का प्रचलन था। तो अब अगला हमारा जो विषय होगा वो गुप्तकालीन साहित्य होगा, और गुप्तकालीन साहित्य में भी जो प्रमुख साहित्य है वो कालिदास का साहित्य है। और कालिदास की रचनाओं में मुख्य रूप से इन उत्सवों का वर्णन किया गया है, वसंत उत्सव का, कौमुदी महोत्सव का और दीपोत्सव का। तो इन अवसरों पर भी बताया गया है कि बहुत अधिक लोग आनंद उठाने के लिए नृत्य और संगीतों का आयोजन करते थे। तो इन सारी जानकारी से हमें ये पता चलता ही सिद्ध होता है कि गुप्त काल में नृत्य और संगीत कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। लोग इस कला के प्रति बहुत ही
अच्छी तरह से उनकी रुचि थी और इसका अच्छी तरह से वो लुत्फ़ उठाते थे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी के साथ साथ हमारी गुप्त कला जो है वो समाप्त होती है। आज के वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फीडबैक देने के लिए कमेंट और लाइक अवश्य करें।